नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक अब दिल्ली के शराब घोटाले की जांच की आंच पहुंच चुकी है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन किया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर 12 बजे सीबीआई का समन भेजा गया। इस खबर के आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई है। उनकी लड़ाई सीबीआई के समन से नहीं रुकने वाली है। इस समन से न तो हम झुकेंगे न ही डरेंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी ने तुरंत बयान दिया। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, सियासी बयान भी सामने आने लगे। आरजेडी के मनोज झा और बीजेपी के हरीश खुराना का क्या बयान था, आपको सुनाते हैं। अभी अभी खबर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाने की कोशिश, उनको समन भेजा है। कमाल की बात है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गैस चैम्बर में बंद कर दो देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को, एक साथ खत्म कर दो नाजी स्टाइल में, कुछ भी ना बचे। आप तानाशाही रवैये से मर्जी से काम करते रहो। आपकी सत्ता जाती हुई आपको दिख रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने इन एजेंसीज को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उसको सिर्फ विपक्ष के घर दिखते हैं, जो आपके खिलाफ बोले उनके घर दिखते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक खबर चलाई है कि 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने सम्मन करके बुलाया है। कानून अपना काम कर रहा है हमारे हिसाब से। कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा और कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे हैं, जहां पे अभी से करीब आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास में दाखिल हुए। और उसके बाद उनके पीछे गोपाल राय भी यहाँ पर हैं। फिलहाल गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल की बातचीत अंदर में चल रही होगी, लेकिन पार्टी ने अपना पक्ष जरूर साफ किया है। अरविंद केजरीवाल दरअसल भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में गए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर तमाम हमारे जैसे मीडियाकर्मी यहाँ पे इंतजार में थे कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी आए, लेकिन जब उनसे कुछ लोगों ने कुछ मीडियाकर्मी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं गोपाल राय से भी बात करने की कोशिश हम लोगों ने की तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। हालांकि पार्टी ने अपना पक्ष जरूर साफ किया है। और साथ में जो राघव चड्ढा हैं, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई की, उस धमकी से हम नहीं डरते। तो सीधे तौर पे पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बैठकों का दौर भी चलेगा और रणनीति भी बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास में हैं, साथ में गोपाल राय भी यहाँ पे मौजूद हैं और मीडिया से उन्होंने कोई बात फिलहाल नहीं की है। हो सकता है कि कुछ वक्त में ट्वीट के जरिए जो वो सोच रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेके, जब सीबीआई ने उन्हें समन किया है रविवार को 11 बजे वहाँ पहुँचना है, उस पर वो क्या सोचते हैं वो भी हो सकता है कि वो आए। लेकिन पार्टी ने बहरहाल अपना एक पक्ष जरूर फिलहाल साफ कर दिया है। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर किस तरह से अब विवाद सामने आया उसकी बात करते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो बिजली सब्सिडी जारी रखने की फाइल है उस पर बीती रात ही दस्तखत कर दिए गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि समय पर ही मुख्यमंत्री दफ्तर ये फाइल भेज दिया गया, जबकि जो बिजली मंत्री हैं दिल्ली की, उनकी तरफ से बयान आया कि इस फाइल को रोक कर रखा गया है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने अंदेशा जताया था कि कल से दिल्ली के 46 लाख परिवारों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बावजूद राज्यपाल ने फाइल रोक रखी है। राज्यपाल दफ्तर ने पहले इस खबर का खंडन किया था। इसका जवाब देते हुए उपराज्यपाल दफ्तर ने कहा था कि ऊर्जा मंत्री गुमराह करना बंद करे, निराधार आरोपों से बचे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है।
तुगलक लेन से उनका जो सामान है वो 10 जनपद ट्रक में भरकर ले जाया गया। इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को तुगलक लेन का ये जो बंगला है सांसद के तौर पर मिला था, लेकिन अब उनकी लोकसभा सदस्यता चुकी जा चुकी है तो उन्हें ये खाली करना पड़ा। बीते महीने सूरत की एक अदालत से मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता खत्म कर दी गई और लोकसभा की आवाज़ समिति ने उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। हालांकि सूरत की अदालत से आए फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। और अब खबर दिल्ली की तिहाड़ जेल से, जहां गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर चाकू से हमला हुआ। उसकी मौत हो चुकी है। 5 से 7 बार चाकू से उस पर हमला हुआ और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया उसे मृत घोषित कर दिया गया। आज शाम 5 बजे जेल नंबर 3 में ये हमला प्रिंस तेवतिया पर हुआ। और आज अमित शाह ने बीरभूम में रैली की और अपील की लोगों से कि 2024 में उन्हें 35 सीटें दें। उन्होंने कहा कि बंगाल को दीदी और भतीजे के जुल्म से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बंगाल में अगर कमल खिलेगा तो न रामनवमी पर दंगे होंगे और न धमाके होंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि ममता दीदी सपने देख रही हैं, उनका भतीजा उनके बाद सीएम बनेगा, लेकिन अगला सीएम बीजेपी का बनना है। मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए, ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म। ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 125 फुट की ये प्रतिमा है। हेलीकॉप्टर से इस पर फूल बरसाए गए। और अखिलेश यादव आज अंबेडकर के जन्म स्थान पर पहुंचे और वंचितों के लिए काम करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अब जो उनकी विरासत है इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है, इसके लिए क्या काम किया है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाया। आपको सुनाते उन्होंने क्या कहा। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि अंदेशा था, महाराष्ट्र में गर्मी की मार बढ़ी हुई नजर आ रही है। 22 से ज़्यादा ज़िलों में 40 डिग्री पार पारा नज़र आ रहा है तापमान। थर्सडे को देखें अगर गुरुवार के दिन, तो 8 ऐसे ज़िले थे जहां पर 40 डिग्री के ऊपर तापमान था। तो ऐसे में जो लू के मामले हैं उसमें 357 संदिग्ध मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मुंबई में इनके आंकड़े सबसे ज़्यादा हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल का दूसरा ही सप्ताह चल रहा है और महाराष्ट्र में गर्मी अपना कहर बरपाने लगी है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच 43 दिनों में हीट स्ट्रोक यानी कि लू के 357 संदिग्ध मामले मिले हैं। मुंबई उपनगरीय इलाकों में सबसे ज्यादा 72 संदिग्ध मरीज मिले हैं। नंदुरबार से 64 और यवतमाल से 46 केस मिले हैं।
पूरे महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता तापमान लू के मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। सड़कों पर दिन भर काम या मजदूरी करने वाले सूरज का सितम सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में पारा 41 डिग्री से ऊपर है। गर्मी बहुत है, गीला कपड़ा रख के सिर पे बैठे हैं, पानी पी रहे के कैसे तो गुजारा कर रहे हैं, पेट के लिए धंधा कर रहा है। इधर रोड पे बैठ के, घर में बैठ के तो कुछ कमा के देने वाला तो है ही नहीं। 2 बच्चा काम करता है 10-10 हजार में, 10,000 भाड़े का घर है मेरा। चंद्रपुर में पारा 43 डिग्री छू चुका है। वहीं विदर्भ के गढ़चिरौली, बुल्ढाना और नागपुर में भी तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, गोंदिया में भी तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। बुधवार को पारा कम से कम 22 जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया था। गुरुवार को राज्य के 8 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। आने वाले कुछ दिनों में भी राहत के आसार नहीं दिख रहे। चंद्रपुर है, वहां पर 43 डिग्री से ऊपर तापमान चला गया और कई जिले ऐसे हैं जो विदर्भ में, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान 40 से ऊपर बने हुए हैं और काफी ज्यादा गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो चंद्रपुर है और गढ़चिरौली है, गोंदिया है, भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, ये वाशिम, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हैं। अब ये जो टेम्परेचर है और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगले 2 दिनों के दौरान, लेकिन 18 और 19 तारीख को एक बार बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं जो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई भागों में रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की रहेंगी, लेकिन 17 से 19 के बीच में बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के कई जिलों को कवर करेंगी, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। कोविड के बढ़े मामलों के बीच अस्पतालों की ओपीडी में लू के मरीज भी अब दिखने लगे हैं। रोज हम ओपीडी में 2 या 3 पेशेंट तो देखते हैं जिनको हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स है। ये पेशेंट्स को हम ज्यादा ओरल लिक्विड्स पानी के तौर पे या नींबू पानी, छाछ, ऐसे जितना लिक्विड इंटेक ज्यादा हो उतना उनके लिए अच्छा होगा, ये सलाह हम देते हैं। वहीं महाराष्ट्र में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलाबारी से हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। अब एक अनुमान के हिसाब से राज्य के कुछ हिस्सों पर सूखे की तलवार भी लटकती दिख रही है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए इस साल भी चुनौती बड़ी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़े मामलों की। देश भर में अगर रोजाना मामले देखें तो अब 11,000 के पार आ रहे हैं, जो कि 7 महीने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि जानकार यहां पर कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़ों के आईने से इसे नहीं देखना चाहिए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और संक्रमण से कितनों की मौत हो रही है, इसे जोड़कर इजाफे को समझना चाहिए। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 50,000 के करीब है। मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। हर दिन बढ़ते मामले बेशक रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन अस्पताल में दाखिले और मौत के आंकड़े चिंता पैदा करने वाले नहीं। करीब 28,000 के आसपास डेथ जो है पर डे होती है इस कंट्री में, लगभग उसके आसपास जो है वह जो है कोमार्बिड वाले भी हैं, ओल्ड एज वाले भी हैं, एक्सीडेंट हैं, सारा लेके है। ठीक है, लगभग जो है अभी का डेथ अगर आप देखें तो लगभग वैसा ही है। अगर डेथ उतनी ही हो रही है लगभग जितना आम दिनों में हुआ करती थी, आम दिनों में होती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि डेथ कोविड के कारण से हो रही है, कोविड के साथ हो रही है। वही अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बढ़ते दाखिले मूल रूप से वो हैं जिनकी टेस्टिंग फ्लू के लक्षण पर हॉस्पिटल आने पर हो रही है। मसलन कोरोना के लक्षण से मिलते जुलते लक्षण वाले ये मरीज किसी और भी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं और टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जब भी इन्फेक्शन रेट ज्यादा होगा, मतलब इन्वायरमेंट में अगर 2% लोगों को या 3% लोगों को कोविड हो रहा है, तो हर समय जो है जो मरने वाले हैं, जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं, उनमें भी 3% को होगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड इन्फेक्शन रेट है। ये हमें समझना पड़ेगा, यह हॉस्पिटलाइजेशन कोविड के कारण से है या इंसिडेंटल फाइंडिंग है। अब बात अगर दिल्ली की करें तो एक दिन में यहाँ 1500 से ज्यादा कोरोना के मामले आए। 2 मरीजों की मौत भी हुई, एक की मौत कोरोना से, जबकि एक मरीज की मौत का प्रारंभिक कारण कोविड नहीं। करीब 5,500 लोगों के टेस्ट में ये 28% में संक्रमण मिला। ये जो नया स्ट्रेन है ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। अगर हम पुराने वेरिएंट की बात करें BB.15 की, उसके मुकाबले ये करीबन मोर देन 140% ज्यादा इन्फेक्टिव है, परंतु ये ज्यादा सीरियस है ये नहीं हम कह सकते। इसका R0 भी हम कहते हैं लगभग 19 के करीब है, तो इट इज मोर ट्रांसमिसिबल।
परंतु मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे हम सब लोग डबली प्रोटेक्टेड हैं। लिहाजा आंकड़ों में उलझना ठीक नहीं, इसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे, पर मौजूदा वायरस का ये रूप ज्यादा खतरनाक नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां फुटओवर ब्रिज गिर गया। ये हादसा बैसाखी के जश्न के दौरान हुआ। 80 लोग इसमें घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। और न्यूज़ 360 में अब आइए आपको छोड़े जाते हैं असम के खूबसूरत बिहू नृत्य की समारोह की तस्वीरों के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और इस समारोह में 11,000 से ज़्यादा नर्तकों ने बिहू नृत्य किया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के लिए मैं यहाँ पर आया था तो मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब ए फॉर असम कहेंगे। आज असम वाकई में A1 राज्य बन चुका है। इससे पहले पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो किया और गुवाहाटी एम्स का भी उन्होंने उद्घाटन किया। शानदार आतिशबाजी के साथ समारोह का समापन हुआ।